हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को, अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं नेट के क्वेश्चंस के बारे में। और ये क्वेश्चन जो है वो जून में जो एग्जाम हुआ था, जिस जो एग्जाम पेपर लीक होने की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया था, उस क्वेश्चंस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले आप जानते हैं कि हम 50 क्वेश्चंस पे बात कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और 50 क्वेश्चंस के जो 10 वीडियोज हैं, वो तमाम वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। आप वहां जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं। और अभी जो हम बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 51 से बात करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 51 से बात करेंगे। 50 क्वेश्चन पे हम बात कर चुके हैं। 10 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, वहां जाकर के आप उसको देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। कई बार क्वेश्चंस पे बात हो चुकी है, मुझे याद है जहां तक कि हम 2 3 4 बार इस क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं। तो आप देखेंगे कि जब हम क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं तो एक क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा अक्सर एग्जाम में होता है कि एक क्वेश्चंस कई बार आते हैं एग्जाम में। तो अगर एक क्वेश्चन को अगर हम समझते हैं तो बहुत जगह हमें फायदा करता है, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं इतना डिटेल्स, क्वेश्चंस को इतना डिटेल से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप 100 क्वेश्चंस देखेंगे तो 500 बातें सीखेंगे, 1000 बातें आप सीखेंगे। ठीक है ना। तो कहता है कि इसमें से कौन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल्स है। अब जानते हैं कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है। वो कम्युनिकेशन जो रियल टाइम में होता है, रियल टाइम में होता है, एक ही समय में होता है। यानी कि हम भी इधर हैं और आप भी उधर हैं, दो लोग एक टाइम में जो कम्युनिकेट करते हैं उसे कहते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो यहां देखिए, ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग एक टाइम में वीडियो से कॉन्फ्रेंस करके बात करते हैं। वही ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है, ये भी एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी आप एक साथ 2 3 4 5 लोग बात करते हैं एक ही टाइम में। और वर्चुअल क्लासरूम भी एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी, सी और ई। बी, सी और ई, ये आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3। और यहाँ जो वीडियो ब्लॉग्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ये क्या है? ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। आपको पता है अच्छे से, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का एग्जांपल है ये। क्यों? क्योंकि वीडियो ब्लॉग्स अब देखेंगे, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, इसमें अपलोड कर दूंगा, आप इसे बाद में देखेंगे, किसी जो टाइम आप फ्री होंगे तब आप वीडियो को देखेंगे। तो ये जो है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। और इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे मैं कोई मेल कर दूं आपको, आप उसको आराम से अपने वक्त के हिसाब से देखेंगे, रियल टाइम में नहीं होता है। ये जो है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है, वो रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं है, नॉट रियल टाइम कम्युनिकेशन। ये आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से करते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मेल और वीडियो ब्लॉग्स जो है वो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल क्लासरूम जो है वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। क्लियर ना? आइए इसको और अच्छे से डिटेल से समझ लेते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप चीजों को बार बार सीखें। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन रेफर्स टू रियल टाइम कम्युनिकेशन। देखिए, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन है, एक समय में हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। वेयर, जहां ऑल पार्टीज आर प्रेजेंट एंड इंटरेक्टिंग साइमल्टेनियसली, जहां सभी ऑल पार्टी, सभी लोग प्रेजेंट होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ वो प्रेजेंट होते हैं, साथ इंटरेक्ट करते हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन से। एग्जांपल जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन, आप एक दूसरे से बात जो करते हैं वो भी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। फोन कॉल्स, जो आप लोगों को कॉल से बात करते हैं, वो भी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो आप करते हैं, चाहे जूम से करें या स्काइप से करें या गूगल मीट से करें या अपने फोन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, ये भी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। इंस्टेंट मैसेजिंग, जो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हैं, इंस्टेंट मैसेज करते हैं, या स्लैक पे आप जो मैसेज करते हैं, वो भी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। लाइव चैट जो करते हैं आप, एक ही टाइम में 2 3 लोगों से बात करते हैं, वो भी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मतलब रियल टाइम कम्युनिकेशन। क्लियर? और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन आप याद रखेंगे, ए मतलब एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट, ये मतलब एब्सेंट। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन रेफर टू कम्युनिकेशंस वेयर
पार्टीज आर नॉट प्रेजेंट और इंटरेक्टिंग साइमल्टेनियसली। ये जो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, ये वो कम्युनिकेशन है जहां जो ऑल पार्टी, सभी लोग जो हैं, आर नॉट प्रेजेंट और इंटरेक्ट साइमल्टेनियसली, ये सभी एक साथ प्रेजेंट नहीं होते। जैसे कि ईमेल, ईमेल क्या है, वो एक एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, यहां जरूरत नहीं है लोगों को प्रेजेंट रहने का, एक समय आप मेल कर दीजिए, लोग अपना बाद में देख लेंगे। जैसे कि टेक्स्ट मैसेज, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट, आप सोशल मीडिया कोई पोस्ट करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म, जैसे कि ब्लॉग डॉक्यूमेंट, जैसे कि वॉइस मेल, आप वॉइस मेल भी कर देते हैं, जो वॉइस मेल है वो भी एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, आप वॉइस मेल कर दिए, लोग अपना सुविधा के हिसाब से बाद में देख लेता है, ये भी एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। तो आई होप आप सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्लियर ना? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल क्लासरूम, ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 52, आइए क्वेश्चन नंबर 52 बहुत इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है और आप जानते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है क्वेश्चन नंबर 52 कि इफ इन द पॉपुलेशन, अगर जनसंख्या, पॉपुलेशन जनसंख्या, इंटेलिजेंस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट मींस दैट, अगर किसी जनसंख्या का जो इंटेलिजेंस है उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, अब आपने एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आपने देखा होगा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो इस तरह से होता है उसको आपने देखा होगा, आपको आपके दिमाग में ये होगा। तो ये इसका मतलब क्या? everyone in the population has approximately the same level of intelligence, जो उस पॉपुलेशन में, उस जनसंख्या में जो सभी लोग होंगे वो अप्रोक्सीमेटली, लगभग सभी लोग सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के होंगे, यानी कि सभी लोग जो हैं वो सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के होंगे? बिल्कुल नहीं, एकदम गलत बात है, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यानी बात समझिए, बात समझना है कि अगर किसी जनसंख्या का इंटेलिजेंस, लोग मान लिया कि 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 लोग के इंटेलिजेंस को अगर एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि एवरीवन, यानी सभी लोग, सभी 100 के 100 लोग का जो इंटेलिजेंस होगा, वो उसका इंटेलिजेंस का जो लेवल होगा, लेवल वो सेम होगा। ऐसा बात होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, मोस्ट पीपुल आर एवरेज इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, बिल्कुल, ज्यादातर लोग, मोस्ट पीपुल आर एवरेज इन टर्म ऑफ इंटेलिजेंस, ज्यादातर लोगों का जो इंटेलिजेंस होगा वो एवरेज होगा, ज्यादातर लोगों का जो इंटेलिजेंस होगा वो एवरेज होगा, एवरेज, बिल्कुल यही आंसर होगा। कैसे, वो भी हम बताएंगे अभी नेक्स्ट। द मोस्ट पीपुल हैव एक्सट्रीमली हाई इंटेलिजेंस, यानी ज्यादातर लोगों का इंटेलिजेंस जो है वो एक्सट्रीमली हाई होगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मोस्ट पीपुल हैव एक्सट्रीमली लो, ज्यादातर लोगों के इंटेलिजेंस जो है वो एक्सट्रीमली लो होंगे? लो होंगे? बिल्कुल नहीं। है क्या कि एवरेज लोग जो होंगे, एवरेज लोग, उसका इंटेलिजेंस, ज्यादातर लोग जो होंगे, ज्यादातर लोग, उसके इंटेलिजेंस जो है वो होगा एवरेज, ये इसका आंसर होगा। कैसे, आइए देखते हैं। जब आप प्रोबेबिलिटी कर्व बनाते हैं इस तरह से, जब आप कर्व बनाते हैं प्रोबेबिलिटी कर्व, यहाँ सॉरी नहीं बन रहा है, जो बनाएंगे उसको इस तरह से, एक में समझ में यहाँ है, तो इसमें जो ये पार्ट है, इसका जो ये पार्ट है, ये एवरेज पार्ट है, एवरेज पार्ट है, ये एवरेज पार्ट है। अब देखेंगे एनपीसी को, इफ इंटेलिजेंस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, अगर इंटेलिजेंस को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन ए पॉपुलेशन, किसी जनसंख्या पर, इट मींस, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि मेजॉरिटी ऑफ पीपुल, ज्यादातर लोग, लगभग 68%, मेजॉरिटी ऑफ पीपुल, ज्यादातर लोग, यानी लगभग 68% विल बी इंटेलिजेंस स्कोर अराउंड द एवरेज, ज्यादातर लोगों का जो इंटेलिजेंस स्कोर होगा वो क्या होगा? वो एवरेज होगा, एवरेज, यानी ज्यादातर लोग मतलब कितना? 68% लोग। अगर 100% लोग हैं, कोई 100% लोग हैं, तो उसका 68 पर आप देखेंगे यहां जो है ये जो है वो एवरेज है, एवरेज। यहाँ 34% इधर होते हैं, 34% यहाँ होते हैं, दोनों मिलाकर 60, ये जो एरिया है ये एवरेज एरिया है, एवरेज एरिया है, यानी कि 68% लगभग। तो 68% लोग जो है उसका इंटेलिजेंस जो है वो एवरेज होगा। वही बात यहाँ कहा गया है कि मोस्ट ऑफ पीपुल आर एवरेज इन टर्म ऑफ इंटेलिजेंस, ज्यादातर लोगों का जो इंटेलिजेंस होगा वो क्या होगा? एवरेज होगा। ज्यादातर मतलब लोग मतलब कितना? 68% लोग। अब वही फीवर पीपुल, यानी कुछ लोग, अबाउट 60%,
कुछ लोग यानी कि 60% विल हैव स्कोर एबव और बिलो द एवरेज बाय 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। और कुछ लोग होंगे यानी कि 60% लोग ऐसे होंगे जिसका इंटेलिजेंस जो है वो या तो बिलो होगा या एबव होगा, किससे? एवरेज स्कोर से। एवरेज स्कोर से या तो कम होगा या ज्यादा होगा। एवरेज स्कोर मतलब क्या? ये हो गया एवरेज, ये हो गया एवरेज, ये, और यहां जो है ये होता है लगभग लगभग 13%, यानी 60% लोग होंगे। और उसके बाद थर्ड नंबर, इवन फ्यू पीपल, और बहुत कुछ लोग, बहुत कम लोग, अबाउट 25% लोग विल बी स्कोर बिलो और एबव और बिलो द एवरेज बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि 25% लोग ऐसे होंगे जिसका जो इंटेलिजेंस होगा वो एवरेज और एवरेज से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो या तो कम होगा या ज्यादा होगा। और एक्सट्रीमली हाई और लो स्कोर, वो लोग जिसके हाई और लो स्कोर जो होंगे वो मोर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस बाय फ्रॉम द मीन्स आर रेयर लेस देन 1%। और 1% लोग ऐसे होंगे जिसका जो इंटेलिजेंस होगा वो एक्सट्रीमली हाई होगा और एक्सट्रीमली लो होगा, यानी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको आप मीन्स किससे 3 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो आप एनपीसी पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस बातों को कि एवरेज लोग जो है यानी 68% लोग जो हैं उसका जो इंटेलिजेंस होगा वो क्या होगा? एवरेज होगा, एवरेज। और कुछ लोगों का यानी 60% का जो स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस होगा वो एवरेज से कम होगा या ज्यादा होगा, यानी कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन कम या ज्यादा होगा। और कुछ लोग 25% लोग ऐसे होंगे जिसका इंटेलिजेंस जो है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कम या ज्यादा होगा। और एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो लोग होंगे, 1% ऐसे लोग होंगे जिसका इंटेलिजेंस जो है वो एवरेज से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ज्यादा होगा या कम होगा। तो इस बात को आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा मोस्ट पीपुल आर एवरेज इन टर्म ऑफ इंटेलिजेंस, यानी मोस्ट पीपुल आर एवरेज, मोस्ट पीपुल आर एवरेज इन टर्म ऑफ इंटेलिजेंस। ज्यादातर लोग का जो इंटेलिजेंस होगा वो क्या होगा? एवरेज होगा। मतलब कितना कितना परसेंट लोग? 68% लोग लगभग का जो इंटेलिजेंस होगा वो एवरेज होगा, अगर उसको एनपीसी नेशनल नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में उसको अगर अरेंज किया जाए तो। इस तरह से इसका आंसर ये होगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे क्लियरली, आपने एनपीसी को देखा होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53। और ये क्वेश्चन जो है ये लगाकर 3 बार क्वेश्चंस पे हम काम कर चुके हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें है 4 क्वाड्रेंट अप्रोच फॉर स्वयं। स्वयं के जो 4 क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1 2 3 4, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, लिस्ट 2 में क्या क्या कंपोनेंट्स है इसको देखना है। आपको अच्छे से मालूम है कि क्वाड्रेंट 1 जो है, क्वाड्रेंट 1 जो है उसमें ई ट्यूटोरियल की बात की गई है, ई ट्यूटोरियल की बात, इसलिए पहला का सेकेंड हो जाएगा। क्वाड्रेंट 1 जो है उसमें ई ट्यूटोरियल की बात की गई है, तो पहला का सेकेंड हो जाएगा। पहला का सेकेंड हो जाएगा, देखिए तो ये कट जाएगा, और पहला का 4 है तो ये कट जाएगा, बच गया आपको 2। और क्वाड्रेंट सेकेंड जो है उसमें ई कंटेंट की बात की गई है, क्वाड्रेंट सेकेंड में ई कंटेंट की बात की गई है, तो दूसरा का 4 हो जाएगा। तो दूसरा का 4 हो गया तो आपको बी का हो जाएगा 4, यहाँ 3 है तो ये नहीं होगा, ये होगा आंसर आपका ये। और 3 में जो है वो बात किया है डिस्कशन फॉरम का। और आप याद रखेंगे कि क्वाड्रेंट 4 जो है 4 में उसमें असेसमेंट की बात की गई है, असेसमेंट की बात की गई है। इस तरह से इसका आंसर, हमने कई बार इस पे बात किया है, ऐसी बात नहीं कि हमने बात नहीं किया, कई बार इस पे बात किया है। आइए आप और अच्छे तरीके से याद कीजिए, इसको समझिए। कहता है द 4 क्वाड्रेंट अप्रोच इज पेडागोजिकल मेथड। जो पेडागोजिकल मेथड है, जो 4 क्वाड्रेंट अप्रोच का जो पेडागोजिकल मेथड है यूज्ड इन स्वयं, जिसका इस्तेमाल स्वयं में किया गया है। स्वयं मतलब स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरेंट माइंड्स। अब इसको भी याद रखिए, एन इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जो इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ये कदम है, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन थ्रू मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। मॉक्स के जरिए ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। Here is a breakdown of 4 quadrant। यहाँ जो है 4 quadrant को ब्रेक डाउन किया गया है। क्वाड्रेंट नंबर 1 फर्स्ट, इसमें ई ट्यूटोरियल्स है, ई ट्यूटोरियल्स जैसे मिसाल तौर पर वीडियो लेक्चर्स है, इसमें ऑडियो कंटेंट है,
मल्टीमीडिया रिसोर्सेज है ई ट्यूटोरियल में। फिर क्वाड्रेंट 2 इसमें ई कंटेंट है, जैसे कि टेक्स्ट बेस्ड मटेरियल्स है, ई कंटेंट टेक्स्ट बेस्ड मटेरियल है, जैसे कि प्रेजेंटेशंस है इसमें। फिर क्वाड्रेंट 3 में डिस्कशन फॉर्म है, जैसे कि इंटरेक्टिव डिस्कशन फॉरम फॉर पीयर टू पीयर लर्निंग एंड इंगेजिंग विथ इंस्ट्रक्टर्स। और क्वाड्रेंट 4 में सेल्फ असेसमेंट है, जैसे कि क्विजेस दिया हुआ है, असाइनमेंट्स दिया हुआ है और टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं। तो आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे, मैंने कई बार क्वेश्चंस पे डिस्कस किया है, तो आपको वीडियो देख देख करके आपको आपके दिमाग में चीजें आ गई होंगी। तो क्वाड्रेंट 1 क्या है? क्वाड्रेंट 1 में याद रखिएगा ई ट्यूटोरियल की बात की गई है, आपका आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर। क्वाड्रेंट 2 में जो है ई कंटेंट की बात की गई है, ठीक है ना। और क्वाड्रेंट 4 में जो है वो डिस्कशन फोरम की बात की गई है, क्वाड्रेंट 5 में जो है वो असेसमेंट की बात की गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 सेलर एंड अलेक्जेंडर कहता है कि सेलर एंड अलेक्जेंडर presented approach to curriculum with distinct 4 stage। सेलर एंड अलेक्जेंडर, मैंने कई बार ये आए हुए हैं, सेलर एंड अलेक्जेंडर प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेड अप्रोच टू करिकुलम विथ डिस्टिंक्ट 4 स्टेज। वो 4 स्टेज 4 स्टेज के करिकुलम अप्रोच को प्रेजेंट करते हैं विथ फीडबैक लूप के साथ। आइडेंटिफाई दीज स्टेज, इस स्टेज को आइडेंटिफाई करें। जो सेलर और अलेक्जेंडर जो है वो जो 4 स्टेज पर देते हैं करिकुलम अप्रोच के, उसके स्टेज कौन कौन से हैं आपको ये पता होना चाहिए, समझ लीजिए इस बात को। ये पॉलिसी मेकिंग जो है वो स्टेज नहीं है, पॉलिसी मेकिंग जो है उसके 4 स्टेज में शामिल नहीं होता है। जब पॉलिसी मेकिंग नहीं होगा, देखिए यहाँ ए दिया हुआ तो ये भी खत्म हो गया, यहाँ ए दिया हुआ तो ये भी खत्म हो गया, और यहाँ ए दिया हुआ तो ये भी खत्म हो गया। आपका आंसर हो गया सीधा सीधी क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड क्लियर, खत्म हो गया। इसके 4 स्टेज कौन है? 4 स्टेज है, पहला है गोल सेटिंग, फर्स्ट है गोल सेटिंग, पहला है गोल सेटिंग। उसके बाद है करिकुलम डिजाइन। जब गोल सेटिंग कर लिए, फर्स्ट गोल सेटिंग कर लिए, तब सेकंड में करिकुलम को डिजाइन कीजिए। जब करिकुलम को डिजाइन कर लिए तब उसको इंप्लीमेंट कीजिए। जब उसको इंप्लीमेंट कर लिए तब उसको बार उसको एवेलुएट करते रहिए, एवेलुएट। ये इसके आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आइए इसको सब देख लेते हैं कि गैलन सेलर एंड विलियम अलेक्जेंडर, गैलन सेलर एंड विलियम अलेक्जेंडर करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल इज आल्सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल 1974। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। गैलन सेलर एंड विलियम अलेक्जेंडर के जो करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1974 में ये मॉडल दिया था। ही सेड दैट, ये कहते हैं, क्या कहते हैं? करिकुलम इज ए प्लान फॉर प्रोवाइडिंग सीट्स ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। इसके बारे में मैंने पहले बात कर चुका हूं, इस स्टेटमेंट के बारे में। करिकुलम इज ए प्लान फॉर प्रोवाइडिंग ए सेट ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। करिकुलम जो है वो एक प्रोवाइड करता है एक सेट ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू अचीव ब्रॉड एजुकेशनल गोल्स। किस लिए प्रोवाइड करता है? ताकि आप एक ब्रॉड एजुकेशनल गोल को जो है अचीव कर सके। इसके जो 4 स्टेज है वो 4 स्टेज है। पहला है फॉर्मुलेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव। पहला है कि गोल और ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट कीजिए, पहले गोल को फॉर्मुलेट कीजिए। उसके बाद सेकेंड है क्रिएट करिकुलम डिजाइन, तब करिकुलम डिजाइन को क्रिएट कीजिए। और तब है डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन, उसको इंप्लीमेंट कीजिए। और तब है सिलेक्ट इवेल्युएशन प्रोसीजर्स, तब इवेल्युएशन प्रोसीजर्स को सिलेक्ट कीजिए। यानी पहला आप गोल सेट कीजिए या ऑब्जेक्टिव तय कीजिए, उसके बाद करिकुलम को डिजाइन कीजिए और फिर उसको इंप्लीमेंट कीजिए, और बाद में उसको इवेल्युएशन प्रोसेस का काम कीजिए। तो ये 4 स्टेज है सेलर एंड विलियम अलेक्जेंडर के करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल का, या उसे कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। 1974 में इन्होंने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सेकंड, यानी कि पहले आप गोल सेटिंग कीजिए, उसके बाद करिकुलम को, जब गोल सेटिंग कर लिए तो करिकुलम को डिजाइन कीजिए, जब डिजाइन कर लिए उसको इंप्लीमेंट कीजिए, जब इंप्लीमेंट कर लिए तो उसको एवेलुएट कीजिए। क्लियर? आइए 55 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बहुत इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखेंगे 55 को, PDCA इन द थ्योरी ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक थ्योरी है जिसका नाम है PDCA स्टैंड फॉर। आप जानते हैं P मतलब प्लान, D मतलब डू, C मतलब चेक, A मतलब एक्ट। इसका आंसर ये है, प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट। PDCA प्लान डू चेक एक्ट, ये एक साइकिल है। PDCA आपने पढ़ा होगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। PDCA
प्लान, डू, चेक, एक्ट। आइए इसको समझते हैं अच्छे से। PDCA इन द थ्योरी ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का थ्योरी स्टैंड फॉर, P मतलब प्लान, प्लान मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लान? प्लान मतलब आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट। आइडेंटिफाई करना है या डिफाइन करना है प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी को फॉर इंप्रूवमेंट के लिए, यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है या उसको डिफाइन करना है। और डू मतलब इंप्लीमेंट, डू मतलब करना ना, इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन और चेंजेज, इंप्लीमेंट करना। एंड सी मतलब चेक, चेक मतलब मॉनिटर करना। एंड इवेलुएट द रिजल्ट ऑफ द चेंजेज, मॉनिटर करना और इवेलुएट करना रिजल्ट को, और जो चेंजेज हो रहे हैं उसको इवेलुएट। उसके बाद एक्ट, एक्ट मतलब टेक एक्शन, एक्शन लेना ऑन द रिजल्ट, जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट पे एक्शन लेना, आइदर बाय स्टैंडर्डाइजिंग द चेंजेज और रिवाइजिंग इट। उसमें देखना कि क्या उसमें चेंज करने की जरूरत है या उसमें रिवाइज करने की जरूरत है। ये है PDCA, प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान मतलब, बी मतलब प्लान, प्लान मतलब आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूवमेंट। उस प्रॉब्लम को, उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना ताकि उसको उसमें इंप्रूवमेंट कर सके। जब आइडेंटिफाई कर लिए हम, तब डू मतलब इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन और चेंजेज, जो चेंजेस करना, जो सॉल्यूशन हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद चेक, चेक मतलब मॉनिटर करना एंड इवेलुएट करना द रिजल्ट ऑफ द चेंजेज। जो उसके बाद एक्ट, एक्ट मतलब एक्शन, टेक एक्शन, एक्शन लेना बेस्ड ऑन द रिजल्ट, जो रिजल्ट आया है उसके बेस पे एक्शन लेना। ये है प्लान, डू, चेक, एक्ट। दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज डेमिंग साइकिल और सेवर्ड साइकिल। इसको डेमिंग साइकिल या सेवर्ड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। नेम्ड आफ्टर द क्वालिटी मैनेजमेंट पायनियर हु डेवलप्ड इट। इन्होंने इसको डेवलप किया था, इसलिए इसके नाम से भी इनको जाना जाता है। द PDCA साइकिल इज ए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मॉडल। ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मॉडल है दैट एम टू अचीव क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। जो प्रोसेस है और जो प्रोडक्ट है, जो प्रोसेस है और जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, उसको क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। इसका मकसद ही वही है, इसका मकसद है अचीव करना, क्वालिटी कंट्रोल को अचीव करना और क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना इन प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट। ये है प्लान PDCA, प्लान डू चेक एक्ट। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। इस तरह से हम 55 क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम 56 से लेकर के 56 से 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर हो सके तो अपने वीडियो को शेयर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।